मेरा ये सात प्रोग्राम पाकिस्तान के 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपने हम वतनों के लिए एक तोहफा है, एक आजिज़ाना कोशिश है। अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। डिस्कवरी विद हमाद के चैनल पर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू है पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद हुआ। मैं यहाँ अपने कमरे में बैठा पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख रहा हूँ और यहाँ के इलाकों को स्टडी कर रहा हूँ। तो जो पाकिस्तान के इलाकों में बहुत पहले यहाँ चंद्रगुप्त और अव्वल का 320 ईस्वी में ज़माना नज़र आता है। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त गुप्ता अम्पायर उसके बेटों के हाथ में आई और 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस अम्पायर को संभाला। इन्हीं इलाकों के पाकिस्तान के मौजूदा इलाकों में जहाँ महराबाद है, वहाँ मुझे 50,000 साल पुरानी तारीख भी नज़र आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में के शहरों में हमें मिली, जो कि ये ज़माना शुक्रिया, जो कि ये ज़माना है 2600 कबल मसीह से 1900 कबल मसीह। यहाँ हमारे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पुराने शहरों में हमें ये बहुत सारी चीज़ें मिली, जो कि यहाँ की एक बहुत बड़ी तारीख़ है। और दुनिया इस तारीख़ को देखने के लिए हड़प्पा जो कि साहिवाल के करीब है और मोहनजोदड़ो जो सिंध में है, ये देखने के लिए आते हैं। बल्कि मौजूदा इस्लामाबाद में जो स्वान वैली है, उसमें 77,400 साल कबल मसीह के भी हमें इसके आसार मिलते हैं। इस पीरियड को पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड के बाद जो नियोलिथिक पीरियड आता है, जिसका मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया कि पाकिस्तान के जो महराबाद के इलाके हैं, वहाँ पर भी हमें आसार नज़र आते हैं उस ज़माने की खेती बाड़ी करते हुए लोगों के, और वहाँ के रहने सहन के आसार नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली नियोलिथिक पीरियड तकरीबन कोई 7,700 कबल मसीह से लेकर 5,500 कबल मसीह का ज़माना था। 3,300 कबल मसीह में हमने 3 बड़ी सिविलाइजेशन का जिक्र तारीख में मिलता है, जिसमें एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, वो इंडस सिविलाइजेशन। ये इंडस सिविलाइजेशन हमें पाकिस्तान के सूबा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों में मिलती है, जो कि इंडस रिवर के किनारे आबाद हुए थे। और वहाँ पर हमने जब खुदाई की तो हमें बहुत सारा उनका कल्चर भी नज़र आया। पाकिस्तान के इन्हीं इलाकों में हमें फिर आयरन एज की हिस्ट्री भी मिलती है, जो 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक का ज़माना है। और यहाँ मशहूर आर्या कौम आकर आबाद हुई थी इंडस रिवर के पास। और आर्या जो यहाँ आकर आबाद हुए, उनका रहन सहन, उनके बर्तन, वो सब हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजायब घरों में भी मौजूद हैं। और ये भी फ़ख्र है कि पाकिस्तान इतना पुराना तारीख़ी हसीतों का हामिल है। कबल मसीह का ज़माना आ गया। ये वो ज़माना है सिकंदर आज़म का। जब सिकंदर आज़म हमारे पाकिस्तान में चित्राल के रास्ते दाखिल हुआ, उसने अपनी फ़ौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक बड़ा हिस्सा खैबर पास के थ्रू आया और ये खुद गुनार के अटक के मुकाम पर ये दोनों हिस्से आपस में ज्वाइन किया। गुनार के जगह पर इसको सिकंदर आज़म पहली दफ़ा ज़ख्मी भी हुआ था। बाद में सिकंदर आज़म हिंदू कश पहाड़ों के थ्रू ये बल्ख चला गया। जाते से पहले ये जेहलम के पास अपनी मिलिट्री बेस लाइन मजबूत करके गया और बड़ी मशहूर जंग जो राजा पोरस से इसने लड़ी थी, ये वहाँ पर जेहलम के मुकाम पर ही लड़ी गई। सिकंदर आज़म के बाद 623 कबल मसीह का ज़माना आता है, जो कि जैसा मैंने शुरू में बताया था, कोई गुप्ता अम्पायर का था। बाद में क्रिश्चियन अम्पायर आए, और जो कि पहली सदी का में ज़माना है। और
تاریخ 600 پاکستان کی مایا ناز تاریخ 643 عیسوی میں شروع ہوتی ہے، جس میں ہمارے دوئم خلیفہ حضرت عمر نے یہاں کے علاقوں مکران کے علاقوں کو فتح کیا، اور پھر جو ہمارے چوتھے جو خلیفہ تھے حضرت علی کا دور، انہوں نے یہاں کلات بلوچستان کا جو دل ہے اس کو بھی فتح کیا۔ اس طرح یہاں اسلام بھی آیا اور وہاں ہماری تاریخ کا ایک بڑا اہم باب بھی ہے۔ بعد میں 712 میں جو امید ملکیت تھی، انہوں نے جو مسلمان بادشاہ تھے، انہوں نے 712 محمد بن قاسم کی سرگردگی میں یہاں راجہ طاہر کو شکست دی اور اس نے پورا سندھ بھی فتح کیا۔ بعد میں محمود غزنی جو کہ ترکی لیڈر تھا، وہ غزنی کے راستے پاکستان آتا رہا اور یہاں پر اس نے بہت کام بھی کیا، فتوحات بھی حاصل کی۔ یہ 997 سے 1100 کا زمانہ ہے۔ یہ محمود غزنی سبکتگین کا بیٹا تھا اور یہاں پر اس کے بہت زیادہ آثار بھی ملتے ہیں پاکستان میں، اور یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ یہاں پر اس نے بہت سارے ترقی کے کام بھی یہاں کیے۔ یہاں کے علاقے پاکستان میں پھر 1200-1100 سے 1526 تک مختلف بادشاہوں کی حکومت رہی، اور یہ ان کے زیر اثر ہے، جن میں مملوک سلطنت بھی تھی جو 2015 دلی سے اس کو موجودہ علاقے ہیں پاکستان کے، ان کو چلاتی تھی، ان پر راج کرتی تھی۔ بعد میں پھر 1526 میں بابر آئے، ہمایوں آئے، جہانگیر آئے، اکبر آئے، بہادر شاہ ظفر آئے، جو کہ 1756 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر کا دور تقریباً ختم تھا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 1720 میں بہادر شاہ ظفر کا دور سیریسلی نزول کی طرف چل پڑا، اور 1858 میں اسے مکمل طور پر برٹش امپائر نے ابالش کر دیا۔ لاہور کا قلعہ، شاہی مسجد، شالیمار باغ، جہانگیر ٹاؤن، یہ سارے بادشاہی مسجد وزیر خان، یہ سب کے سب مغلیہ دور کے آثار نظر آتے ہیں، اور اس وقت یہ پوری دنیا کے ٹورسٹ اتر کی نگاہ ہے وہ پنجاب میں، خاص طور پر لاہور میں آتے ہیں اور یہ مغلیہ دور کی عمارتوں کو دیکھتے ہیں، اور ٹورسٹ پاکستان کا ایک بڑا اہم صنعت بھی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1839 میں کراچی کے راستے انٹر ہوئی، کراچی جو اس زمانے میں ایک مچھلیوں کا چھوٹا سا گاؤں تھا، مٹی کا بنا ہوا، انہوں نے آتے ساتھ ہی یہاں مٹی کا ایک قلعہ بنایا اور ارد گرد کے تمام علاقوں پہ اپنا انفلوئنس حاصل کر لیا۔ تقریباً 1843 تک انہوں نے پورا سندھ پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور بعد میں 1857 کو انہوں نے اس کو ملکہ وکٹوریہ کے انڈر کر دیا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ اتنی آسانی سے نہیں حاصل کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 2-3 مشہور جنگیں بھی لڑیں، جو ایک بیٹل آف میامی کہلاتی ہے، جو کہ 1843 میں لڑی۔ 1849 میں وہ اینگلو سکھ وار بھی ہوئی تھی۔ 1919 میں اینگلو افغان وار ہوئی، اور 1947 تک برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی یا برٹش انڈیا نے ٹوٹل انڈیا پر قبضہ کر لیا، اور تاجدار برطانیہ نے یہاں کہ جو پاکستان ہے، جو پاکستان کے علاقے، ان کو 3 حصوں سے تقسیم کیا۔ پہلا تھا سندھ ریجن، دوسرا تھا پنجاب صوبہ، اور تیسرا تھا بلوچستان ایجنسی۔ پنجاب کلکتہ سے کنٹرول ہوتا تھا۔ 1850 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اثر تاجدار برطانیہ نے یہاں ریلوے شروع کی اور سن 1900 تک مکمل بھی کر لی۔ کراچی برٹش امپائر میں خوب پھیلا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو جب سے فتح کیا 1843 میں، تو اسے 3 جنگیں لڑیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، بیٹل آف حیدرآباد یا بیٹل آف میانی، اس کے بعد پنجاب اور کے پی کو 1849 میں اینگلو سکھ وار میں انہوں نے دوسری بڑی فتح حاصل کی۔ آئیے چلتے ہیں پاکستان بننے کی طرف۔ پیش قدمی ہوئی جو کہ 1877 میں امیر علی نے سینٹرل محمدن ایسوسیشن بنائی، اور انہوں نے خاص طور پر یہ اس لیے بنائی کہ وہ انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کا خیال تھا کہ مسلمان جو کہ پہلے ہی فاتح تھے اور وہ ان انگریزوں کے زیادہ مخالف ہیں اور خلاف ہیں۔ اینی ہاؤ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ہوا۔
जो कि बाद में एक पार्टी बन गई। कांग्रेस चाहती थी कि मुसलमान और भी उनका हिस्सा बने, लेकिन बहुत से मुसलमान, खासतौर पर सर सैयद अहमद खान ने इस पार्टी पर इत्मीनान न किया। ज़्यादा मुस्लिम उम्मा उस वक़्त चाहते थे कि हम अपनी आइडियालॉजी को मेंटेन करें, और ये इस बात को ज़्यादा हवा लगी जब 1900 में इसी पार्टी ने और अंग्रेज़ों ने हिंदी को हिंदुस्तान का ज़बान करार दिया। लिहाजा इन्हीं मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात की वजह से 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, जिसमें नवाब वकालुल मलक, नवाब सलीमुल्लाह और हकीम अजमल खान ने बहुत ज़्यादा काम किया, उसकी आबियारी की, और उन्होंने कैलकुलेट किया कि मुसलमान 5वें नंबर पर है और पूरी आबादी का तनासब को सामने रखते हुए, तो उन्होंने देखा कि चूँकि बाकी 4 गुना ज़्यादा हैं, तो लिहाजा वो सब के सब इस पर हावी रहेंगे। मौलाना मोहम्मद अली ने तो एक सब्ज़ किताब भी में पार्टी का मंशूर और मसौदा तहरीर किया। इसी मुस्लिम लीग ने एक नया मदीना बनाने का सोचा, और इस चीज़ को तुर्की के उस वक़्त के खलीफा और बाकी के मुस्लिम ममालिक ने, बरादरी ने खूब सराहा, और ये मुमकिन हुआ कि एक अलहदा इस्लामी ममलकत बनाने की तजवीज़ पेश कर दी जाए। ये 1942 का ज़माना था जब मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो कैबिनेट है, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई हुई थी। बाद में इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान एक बनाया, जिसमें उन्होंने प्लान किया कि भाई इंडिया जो है वो हम आज़ाद करें, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर कमज़ोर हो चुकी थी और वो उनके पास उनकी मिलिट्री कुव्वत इतनी नहीं थी कि वो इसको मुत्हिद कर सकें और यहाँ पाकिस्तान को चला सकें, और वो लिहाजा उन्होंने सोचा कि हमारे साथ डिस्कशंस करें, लेकिन कैबिनेट मिशन नाकाम हो गया। ओके, कैबिनेट मिशन में ये था कि जी ठीक है, दोनों कौमें अपनी अपनी मेजॉरिटी वाली जगहों पर रहें, लेकिन मुत्तहिदा हिंदुस्तान में। जब कांग्रेस ने इनकार कर दिया तो पाकिस्तान के बारे में कादिर मोहम्मद अली जिन्ना ने संजीदगी से सोचा कि हम एक अलग ममलकत लेंगे। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे ताज बरतानिया के आठली थे, आठली ने लास्ट वॉइस रॉय माउंट बैटन इंडिया भेजा और उसको ये ताकीद की कि अगर पार्टीशन करनी है तो पार्टीशन करो और अपनी विड्रॉ कर लो पाए। लिहाजा उसके नतीजे में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है, जो कि खुद एक खूबसूरत शहर है। नॉर्दर्न एरियाज़, फिर उसके बाद लाहौर, पंजाब, जहाँ पर मुगल एम्पायर्स की सब बिल्डिंग्स हैं। तो ये पूरा पाकिस्तान जो एक तारीख़, जो मैंने इतनी पुरानी आपको तारीख़ बताई, उसमें अपने अंदर लपेटा हुआ है। और मैं पूरी दुनिया को इनवाइट करता हूँ, तमाम टूरिस्ट को जो आशना है, होना चाहते हैं तारीख़ से और अच्छी नेचर को भी देखना चाहते हैं, वो यहाँ के नॉर्दर्न एरिया में भी आएँ, तारीख़ को भी देखें। यहाँ के खाने भी बहुत मशहूर हैं, ख़ास तौर पर पेशावर, लाहौर और कराची के खाने। पाकिस्तान जिंदाबाद।